ये कैसे सही होगा, इसको ज़रा सही करिए। हो गया। चलिए आप लोग आइए, हम लोग आए इस पे। तो आइए सभी लोग शुरू किया जाए। क्या इतिहास में कौन सा पोर्शन? इतिहास में हम लोग इस समय प्राचीन भारतीय इतिहास देख रहे हैं, और प्राचीन भारतीय इतिहास में जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो है गुप्तकालीन इतिहास। तो गुप्त काल के विषय में गुप्तकालीन राजनीतिक स्थिति हो गई है, सामाजिक हो गई है, प्रशासनिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, और इस समय हम लोग गुप्तकालीन आर्थिक में ही हैं। और गुप्तकालीन आर्थिक का जो भाग मुद्रा है, गुप्त काल में सर्वाधिक, प्राचीन भारत के सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। तो इस संदर्भ में यह काल मुद्रा को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और विभिन्न प्रकार के मुद्रा गुप्त काल में जारी किए गए, जिसमें से आपके तीनों धातुओं के सिक्के हैं। कल इसकी प्रारंभिक कुछ बातें हुई थीं। तीनों धातुओं के जो सिक्के हैं उसमें स्वर्ण सिक्का है, चांदी का सिक्का है और तांबे का सिक्का है। तांबे के सिक्के जो हैं वह सामान्य लेन देन में प्रयुक्त होते होंगे, और जो सोने के सिक्के हैं वो बड़े लेन देन में, जैसे भूमि का क्रय करना या बड़ा कोई व्यापारिक लेन देन हो, तो उसमें सोने का सिक्का प्रयोग किया जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के, भारत में सबसे पहला स्वर्ण सिक्का जारी किसने किया था? दीपक कुमार जी, गुड इवनिंग। स्वर्ण सिक्का भारत में सबसे पहले जारी करने वाला शासक आपका हिंद यवन शासक मेनांडर माना जाता है। और सबसे शुद्ध सिक्के जो सोने के जारी किए गए वो कुषाणों द्वारा जारी किए गए, और सर्वाधिक सोने के जो सिक्के जारी किए गए वो गुप्तों द्वारा जारी किए गए। तो गुप्त काल के में हम देखें तो गुप्त काल में विभिन्न जो सिक्के जारी किए गए हैं, इसमें चंद्रगुप्त प्रथम का जो सिक्का है, इसकी बात हुई थी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो स्वर्ण सिक्का जारी किया था, स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला यही प्रथम गुप्त शासक है। गुप्त शासकों में प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम है, और इसके जो सिक्के मिले हैं वो आपके राजा रानी प्रकार के सिक्के या विवाह प्रकार के सिक्के, इन विभिन्न नामों से ये सिक्के जाने जाते हैं। देवदत्त जी, गुड इवनिंग। तो ये विभिन्न नामों से ये सिक्के जाने जाते हैं, ये चंद्रगुप्त प्रथम वाले जो सिक्के हैं। वैसे ही समुद्रगुप्त के इन सिक्कों की बातें हो गई थी कल। समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं, फिर भी इन सिक्कों की बातें, अगर सिक्का आप देख रहे हैं, जो लोग नए सिक्का देख रहे हैं, सिक्का देखकर अगर ये वीडियो देखने आए हैं, तो उनके लिए भी चलिए इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के कुछ सिक्के मिलते हैं, लगभग 25 सिक्के मिलते हैं, और ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से मिलते हैं। ये स्वर्ण सिक्के हैं, और इन्हें चंद्रगुप्त प्रकार या चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार या राजा रानी प्रकार, कुमार देवी इनकी पत्नी है, या राजा रानी प्रकार या विवाह प्रकार के ये सिक्के बोले जाते हैं। चंद्रगुप्त, इस सिक्के के मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी का चित्र बना हुआ है, जिसमें कुमार देवी चंद्रगुप्त को कोई वस्तु दे रही हैं या संभवतः अंगूठी पहना रही हैं। तो एक तरह से ये रिंग सेरेमनी जैसा कोई उत्सव रहा होगा, और उसी संदर्भ में ये इस विवाह के संदर्भ में सिक्का जारी किया गया था। तो पृष्ठभाग, मुख्य भाग पर क्या है? मुख्य भाग पर कुमार देवी द्वारा चंद्रगुप्त को कुछ देते हुए या कुछ पहनाते हुए दिखाया गया है। पृष्ठभाग पर सिंह वाहिनी देवी हैं, और लेख, जो पृष्ठभाग पर जो लेख है वह लिच्छवियां अंकित है। और वहाँ जो मुख्य भाग पर दोनों के जो
आकृति बनी हुई है, उस आकृति में चंद्रगुप्त के नीचे चंद्रगुप्त का नाम लिखा है और कुमार देवी के नीचे कुमार देवी का नाम लिखा है। लेकिन संबोधन का जो आदर सूचक संबोधन का जो शब्द प्रयोग किया गया है वो सिर्फ कुमार देवी में किया गया है, क्योंकि कुमार देवी का नाम श्री शब्द लगाया गया है यहाँ, कुमार देवी। और यहाँ श्री जैसा संबोधन इनके आगे नहीं लगाया गया है, चंद्रगुप्त के आगे। तो इतिहासकारों का यह मानना है कि इस समय लिच्छवी गुप्तों से डोमिनेंट थे, ज़्यादा प्रभावी थे लिच्छवी, इसीलिए संभवतः यहाँ संबोधन सूचक शब्द नहीं लिखा गया है और गुप्तों का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ जो जिक्र किया गया है वह लिच्छवियों का जिक्र किया गया है, गुप्तों का जिक्र इस पे नहीं है। यहाँ जो जिक्र है वो लिच्छवी का जिक्र है, लिच्छवियों का, लिच्छवीय लेख अंकित है। तो यह सिक्का आपका है। फिर समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं, तो समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं ये विभिन्न प्रकार के, इनके समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के, सोने के सिक्के इनके विभिन्न प्रकार के हैं, जिसमें आपने देखा कि इनका जो प्रकार है उसमें आप बड़ा विख्यात प्रकार है वीणा वादन प्रकार, गरुण प्रकार, ऐसे ही आपका अश्वमेघ प्रकार, परशु प्रकार, छत्रधारी प्रकार का यह सिक्का यहाँ इनका, इसी को मुख्यतः गरुड़ प्रकार के सिक्के को ही एक तरह से दंडधारी प्रकार का सिक्का भी समुद्रगुप्त का बोला जाता है। तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं आपके इस प्रकार को यहाँ से हटा दें तो एक सिक्का इनका व्याघ्रहंता प्रकार है, व्याघ्रहंता प्रकार, व्याघ्रहंता प्रकार। अब इन सिक्कों की जो विशेषताएं हैं, इन सिक्कों की, इस सिक्के की विशेषता आप जानते हैं, समुद्रगुप्त बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं, मतलब बीड़ा बजा रहे हैं, बांसुरी कह रहे हैं, बीड़ा बजा रहे हैं, तो समुद्रगुप्त बीड़ा बजा रहे हैं। तो इस सिक्के से समुद्रगुप्त की संगीत में अभिरुचि प्रकट होती है, संगीत में अभिरुचि प्रकट होती है। यह जो सिक्का है गरुड़ प्रकार का, इस सिक्के पर गरुड़ की आकृति बनी हुई है और गरुड़ किसके दुश्मन माने जाते हैं? गरुड़ नागों के दुश्मन माने जाते हैं। तो नागवंशी जो शासक हैं, माना यह जाता है कि नागवंशी शासकों पर विजय के उपलक्ष्य में यह गरुड़ प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए थे। तो नागवंशी शासकों के, नागवंशी शासकों पर विजय के संदर्भ में ये सिक्के संभवतः जारी किए गए थे। इनके सिक्कों से दो विजय का पता लगता है। ये व्याघ्र नियंता जो प्रकार का सिक्का है, इस सिक्के पे पृष्ठभाग पर मकर वाहिनी गंगा का चित्र बना हुआ है। मकर वाहिनी, गंगा की सवारी क्या है? मकर है, तो मकर वाहिनी गंगा की आकृति बनी हुई है। तो इसलिए माना जाता है कि यह गंगा घाटी में समुद्रगुप्त के अधिकार का सूचक ये सिक्का है। अश्वमेघ प्रकार का जो सिक्का है, इस अश्वमेघ प्रकार के सिक्के में समुद्रगुप्त क्या कर रहे हैं? समुद्रगुप्त का इस पर चित्र नहीं बना है। गुप्त काल का सिर्फ यही एक स्वर्ण सिक्का है जिस पर शासक का चित्र नहीं बना है। समुद्रगुप्त का तो है ही, गुप्तकालीन सिक्कों में भी यह पहला और अंतिम सिक्का है जिस पर शासक का चित्र नहीं बना है। इस पर चित्र किसका बना है? राजमहिषी का चित्र बना है। समुद्रगुप्त की जो राजमहिषी हैं वो दत्त देवी हैं, तो दत्त देवी का इस पर चित्र बना हुआ है, दत्त देवी का चित्र बना हुआ है। और समुद्रगुप्त की जो उपाधि इस पर अंकित है वह है अश्वमेघ महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र उन पर उपाधि है। तो अश्वमेघ प्रकार का एक सिक्का और मिलेगा हम लोगों को गुप्त काल में, तो उस पर अश्वमेघ प्रकार की उपाधि है। इस पर समुद्रगुप्त की सामान्य उपाधि महाराजाधिराज की उपाधि है। ये जो परशु प्रकार है, इस पर
हाथ में परशु अस्त्र लिए हुए समुद्रगुप्त खड़ा है, तो इस पर जो उपाधि है ये कृतांत परशु, इस पर उपाधि अंकित है। और इस पर अश्वमेघ पर एक उपाधि अंकित है और वो है अश्वमेघ पराक्रम। अश्वमेघ पराक्रम अश्वमेघ पराक्रम उपाधि इस पर अश्वमेघ प्रकार के सिक्के पर अंकित है। इस सिक्के पर कृतांत परशु उपाधि अंकित है। तो सबसे महत्वपूर्ण इनके जो सिक्के हैं वो आपके ये वीणा वादन प्रकार का जो सिक्का है और गरुण प्रकार का सिक्का है। ये वीणा वादन इनके संगीत को इंगित करता है, गरुण प्रकार का सिक्का इनके नागों पर अधिकार को इंगित करता है। व्याघ्र निहंता प्रकार का जो सिक्का है या व्याघ्रहंता प्रकार का जो सिक्का है जिसमें बाघ को मारते हुए दिखाया गया है, यह जो है गंगा घाटी में इनके विजय को इंगित करता है। अश्वमेघ प्रकार के सिक्के पर इनका चित्र नहीं बना हुआ है, उस पर जो चित्र बना हुआ है दत्त देवी का चित्र बना हुआ है। और परशु प्रकार के सिक्के पर इनकी उपाधि कृतांत परशु लिखी हुई है। समुद्रगुप्त या अन्य चंद्रगुप्त द्वितीय के भी सिक्कों पर लंबे लंबे लेख लिखे जाते थे। लंबे लेख यानी जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो लेख, यहाँ गरुड़ वाले सिक्कों पर जो लेख मिलता है उस मुख्य भाग पर ही लेख मिलता है। मुख्य भाग पर जो लेख है वो ये है कि अजय राजा पृथ्वी को जीतते हुए अच्छे कर्मों द्वारा स्वर्ग की विजय करता है। ऐसे ही अश्वमेघ प्रकार के सिक्कों पर भी लिखा गया है कि अजय राजा पृथ्वी की विजय करते हुए अश्वमेघ यज्ञ करके स्वर्ग की विजय प्राप्त करता है। तो इस तरह की लंबे लंबे लेख गुप्त शासकों के इस पर सिक्कों पर लिखे जाते हैं। और इन लेखों का मतलब क्या है? इन लेखों के होने के कारण ही गुप्तकालीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? गुप्तकालीन सिक्के प्रचारक सिक्के हैं। जैसे गुप्तकालीन लेखों के विषय में हम लोगों ने देखा था कि गुप्तकालीन लेख प्रचारक लेख हैं, प्रचारक लेख उन्हें बोला जाता है, वैसे ही जो गुप्तकालीन सिक्के हैं ये भी प्रचारक सिक्के बोले जाते हैं, क्योंकि राजाओं का इस तरह से जो लंबे लंबे लेख हैं इसमें राजाओं का प्रचार किया गया है, एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। गुड इवनिंग सरता जी, आरती जी गुड इवनिंग, संगीता जी गुड इवनिंग, प्रकाश चंद्रा जी गुड इवनिंग, अमरिंदर जी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? ठीक चल रहा है? यहाँ तक ठीक है? तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये प्रचारक सिक्के हैं। प्रचारक सिक्के या प्रचारक अभिलेख जो कहे जा रहे हैं, अगर ये कथन कारण में एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि प्रचारक अभिलेख क्यों कहे जा रहे हैं या प्रचारक लेख क्यों कहे जा रहे हैं, तो वहाँ अभिलेखों में आपने देखा था कि जो मंदसौर का अभिलेख, उदाहरण के रूप में अगर मंदसौर अभिलेख लिया जाए तो उस मंदसौर अभिलेख में क्या हुआ था? मंदसौर अभिलेख में कल वस्त्रों में भी बात हुई थी, उसमें रेशमी वस्त्र का प्रचार किया गया था। उसमें कहा गया था कि जो यौनाएं हैं उनके विषय में कहा गया था कि आप कितना भी रूप श्रृंगार कर लो, लेकिन जब तक रेशमी वस्त्र धारण नहीं करोगी तब तक अपने प्रेमी का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर पाओगी। तो वहाँ रेशमी वस्त्र के उत्पाद का, जैसे आजकल जो विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन का प्रचार किया जाता है टेलीविज़न पे, तो ये लगाइए गोरे होइए, तो इस तरह से उसमें भी वो आकर्षक चेहरे को या सौंदर्य को आकर्षक बनाने के लिए, तो वैसे ही वहाँ भी, इसलिए उन्हें प्रचारक अभिलेख कहा जा रहा है। यहाँ राजाओं का जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, आप देखते हैं विभिन्न राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें अपने अपने जो प्रमुख हैं उनके लंबे लंबे फोटो बने हुए वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो यहाँ इनके पास साधन यही है, सिक्के हैं, तो इस हिसाब से ये अपना प्रचार करते हैं। तो ये प्रचारक सिक्के बोले जाते हैं। ठीक, अब हम लोग इनके कितने ग्रेन के सिक्के हैं सभी के वजन की बात में करेंगे। अभी इनके प्रकार देख लें। चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त को छोड़ रहे हैं क्योंकि रामगुप्त के सिक्के सिर्फ तांबे के सिक्के, 6 सिक्के उनके तांबे के मिले हैं, तो तांबे में उनकी बात होगी।
तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो स्वर्ण सिक्के हैं इसमें आपके विभिन्न स्वर्ण सिक्के इनके माने जाते हैं। कुछ इतिहासकारों द्वारा 7 कहा गया है, कुछ द्वारा 8 कहा गया है। तो जो सिक्के इनके संदर्भ में हैं उनको देखा जाए तो धनुर्धारी प्रकार का सिक्का बड़ा महत्वपूर्ण है गुप्तकालीन सिक्कों में। और पूरे गुप्तकालीन सिक्कों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्का अगर किसी प्रकार का मिलता है तो यही है धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। तो धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, राजा धनुष बाण लिए हुए है। मुख्य जो भाग है सिक्के के 2 भाग होते हैं, हेड एंड टेल। तो हेड वाले भाग पे वो धनुष बाण लिए हुए अपना उनकी आकृति है। तो धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। सिंह निहंता, वहाँ व्याघ्र निहंता था या व्याघ्र हंता था, यहाँ सिंह निहंता प्रकार का सिक्का है। अश्वरोही प्रकार का सिक्का है इनका। वैसे ही आपका इनका सिक्का एक बड़ा विख्यात सिक्का है पर्यंक प्रकार का। इसके 2 सिक्के हैं, इसमें 2 तरह के सिक्के दिखते हैं, एक में रानी के साथ भी दिखता है। तो पर्यंक प्रकार। वैसे ही आपका इनका एक सिक्का छत्रधारी प्रकार का है, एक ध्वजधारी प्रकार का सिक्का। चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का। ये सभी स्वर्ण सिक्के हैं इनके। तो आपका जो धनुर्धारी प्रकार का सिक्का है सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक संख्या में पाया गया है। इस पर जो लेख मिलता है, जो उपाधि चंद्रगुप्त की मिलती है, श्री विक्रम की मिलती है। आप चंद्रगुप्त के उपाधि के विषय में जानते हैं कि उनकी अनेक उपाधियां हैं, विक्रम शब्द से संबंधित अनेक उपाधियां हैं, विक्रम, विक्रमादित्य, विक्रमांक, तो इस तरह की उपाधियां हैं। तो इस सिक्के पर श्री विक्रम अंकित है इनकी उपाधि। वैसे ही सिंह निहंता प्रकार का जो सिक्का है इस पर इनकी जो उपाधि अंकित है नरेंद्र चंद्र। यह उपाधि नरेंद्र चंद्र जो उपाधि है यह इनके सिंह निहंता प्रकार के सिक्के पर अंकित है। वहाँ व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का आपने देखा जो कि समुद्रगुप्त के गंगा घाटी पर विजय को इंगित कर रहा था। यहाँ जो सिंह निहंता प्रकार का सिक्का है, सिंह कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक? सिंह आपके सर्वाधिक गुजरात में पाए जाते हैं। तो गुजरात वाले क्षेत्र के विजय यानी पश्चिमी क्षेत्र के विजय से संबंधित यह सिक्का है जिसमें उन्हें सिंह को मारते हुए दिखाया गया है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का यही एक सिक्का है जिसके पृष्ठभाग पर सिंह वाहिनी देवी बनी हुई है यानी दुर्गा की आकृति है इस पर। तो इस पर आपकी जो आकृति है दुर्गा की है, ठीक, सिंह वाहिनी देवी की। इस पर जो आकृति पृष्ठभाग पर है वो लक्ष्मी की है। अधिकांश सिक्कों पर उनके पृष्ठभाग पर आकृति चंद्रगुप्त के सिक्कों पर लक्ष्मी की बनी हुई है, इस सिक्के पर दुर्गा की बनी हुई है, इस सिक्के पर विष्णु की आकृति बनी हुई है। विष्णु, इस सिक्के में विष्णु द्वारा 3 गोल पदार्थ चंद्रगुप्त को दिया जा रहा है, यह दिखाया गया है इसमें। तो इसमें विष्णु की आकृति बनी हुई है, अन्य सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, सिंह निहंता पर दुर्गा की आकृति बनी हुई है। यानी चंद्रगुप्त के सिक्कों पर 3 देवताओं की आकृति आपकी मिल जाती है। ये जो अश्वरोही प्रकार का सिक्का है इसमें अजित विक्रम उनकी उपाधि अंकित है। इस सिक्के पर, इस सिक्के पर चंद्रगुप्त की जो उपाधि है अजित विक्रम अश्वरोही, अश्व की सवारी कर रहे हैं, उस रूप में इनका अंकन है। पर्यंक प्रकार का जो सिक्का है इसमें राजा पलंग पर बैठा हुआ है। चंद्रगुप्त का ही यह सिक्का है जो पर्यंक प्रकार का, यह चंद्रगुप्त का विशिष्ट सिक्का है। सिंह निहंता के तो अन्य भी सिक्के मिलते हैं, अन्य लोगों के भी, धनुर्धारी तो लगभग सबके मिलते हैं, लेकिन यह जो पर्यंक प्रकार का सिक्का है यह सिर्फ चंद्रगुप्त द्वितीय का सिक्का है। इसमें 2 प्रकार के सिक्के बताए जाते हैं, मिले हैं, बताए किया जाते हैं 2 प्रकार के सिक्के मिले हैं। एक में वह अकेले है, दूसरे में रानी भी दिखती हैं। तो इस सिक्के पर चंद्रगुप्त की जो उपाधियां हैं वो महाराजा, परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त है। तो ये पूरी उपाधि इन पर परम भागवत महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त है।
चंद्रगुप्त की उपाधि इस सिक्के पे मिलती है। छत्रधारी प्रकार का जो सिक्का है, इसमें राजा यज्ञ में आहुति दे रहा है और पीछे एक बौना सेवक छत्र लगाए हुए है। गुप्तकालीन जो समाज था, गुप्तकालीन समाज में जो संभ्रांत वर्ग था, जैसा कि फायान कहता है कि संभ्रांत वर्गों के पीछे छाता लिए हुए सेवक चलते थे। जो बड़े लोग थे वो जब चलते थे तो पीछे छाता लिए हुए सेवक चलते थे। तो यहाँ जो है छत्रधारी प्रकार के सिक्के में चंद्रगुप्त द्वितीय यज्ञ में आहुति दे रहा है और उसके पीछे एक बौना नौकर या सेवक वो छत्र लिए हुए है, छत्र लगाए हुए है। यह जो ध्वजधारी प्रकार का सिक्का है, परम भागवत उपाधि इस पर मिलती है। ठीक, तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सिक्के हैं, धनुर्धारी प्रकार, सिंह निहंता प्रकार, अश्वरोही प्रकार, पर्यंक प्रकार, छत्रधारी, ध्वजधारी, चक्र विक्रम, 2, 4, 6, 7, इसके 2 रूप 8। ठीक, तो 8 प्रकार के ये सिक्के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के हैं। अब हम लोग स्वर्ण सिक्कों की बात कर रहे हैं, तो अब आया जाए किसके सिक्कों पर? अब आया जाए कुमारगुप्त के सिक्कों पर। ठीक, यहाँ तक ठीक है। तो कुमारगुप्त के जो सिक्के हैं, कुमारगुप्त की उपाधि क्या है? कुमारगुप्त की उपाधि है आपकी महेंद्रादित्य की या महेंद्र की। इनकी उपाधियां श्री महेंद्र, महेंद्र, महेंद्रादित्य, अश्वमेघ महेंद्र, इस तरह की इनकी तमाम उपाधियां मिलती हैं। इनकी एक अन्य भी उपाधियां हैं जो इनके सिक्कों पर है, गुप्त कुलामल, व्योम शशि, गुप्त कुलामल चंद। तो ये उपाधियां भी, और इन्हें फायान ह्वेनसांग क्या कहता है? ह्वेनसांग इन्हें शक्रादित्य कहता है। महेंद्रादित्य का यह पर्यायवाची है शक्रादित्य, तो ह्वेनसांग इन्हें शक्रादित्य कहता है। तो इनके जो स्वर्ण सिक्के हैं, खड़गधारी, खग निहंता, खग निहंता, कार्तिकेय प्रकार, कार्तिकेय प्रकार के सिक्के, अप्रतिघ, अप्रतिघ प्रकार के सिक्के, गजारोही, गजारोही प्रकार के सिक्के, व्याघ्रहंता, व्याघ्रहंता प्रकार के सिक्के, सिंह निहंता, सिंह निहंता प्रकार के सिक्के। तो सर्वाधिक प्रकार के सिक्के गुप्त काल में इसी कुमारगुप्त के हैं। कुमारगुप्त की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, एक तो सर्वाधिक प्रकार के सिक्के हैं और दूसरा सबसे सुंदर सिक्के इन्हीं के हैं। यह जो खड्गधारी है, खड्ग हाथ में लिए हुए इनकी आकृति है। यह खग निहंता जो है, खग का मतलब गैंडा से है, तो गैंडा को मारते हुए इन्हें दिखाया गया है। तो इतिहासकारों का मानना है कि गैंडा मिलता कहाँ है? गैंडा असम क्षेत्र में मिलता है। तो संभवतः असम पर विजय को यह सिक्का इंगित कर रहा है, इनके असम विजय को। तो क्या असम इन्होंने पहली बार जीता है? असम की विजय क्या कुमारगुप्त ने पहली बार की है या असम पहले से जीता जा चुका था? इसको बताएं, असम पहले से जीता जा चुका था या कुमारगुप्त ने? क्योंकि यह सिक्का यह इंगित कर रहा है कि जहां गैंडा मिलते थे वहां अधिकार को इंगित कर रहा है। तो यह विजय इन्होंने पहली बार की है कि यह विजय पहले की जा चुकी थी? यह जो कार्तिकेय, इसको आप बताएं, तब तक हम कार्तिकेय पे आते हैं। कार्तिकेय, कार्तिकेय कौन है? शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय। तो कार्तिकेय का अंकन इस सिक्के पे हुआ है। कार्तिकेय को मयूर पर बैठे हुए दिखाया गया है। तो इस सिक्के पर कार्तिकेय को मयूर पर बैठे हुए दिखाया गया है। और पृष्ठभाग पर, मुख्य भाग पर सम्राट जो है एक मोर को दाना खिला रहा है। तो यह सर्वाधिक सुंदर सिक्का
इनका माना जाता है, कुमार गुप्त का। और जब कुमार गुप्त का ये सर्वाधिक सिक्का है तो पूरे गुप्त काल का भी ये सर्वाधिक सिक्का होगा, क्योंकि सर्वाधिक सुंदर सिक्का होगा, क्योंकि कुमार गुप्त के सिक्के सबसे सुंदर माने जाते हैं। तो गुप्त काल का सबसे सुंदर सिक्का अगर है तो यह मयूर प्रकार का सिक्का है या कार्तिकेय प्रकार का सिक्का है। ठीक। अप्रतिग में 3 आकृतियां बनी हुई हैं, 3 आकृतियां बनी हुई हैं। तो इन आकृतियों के व्याख्या में इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। तो हम लोग यही जाने कि इन पर 3 आकृतियां बनी हुई हैं 3 लोगों के। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें शिव, पार्वती और कार्तिकेय को दिखाया गया है। कुछ कहते हैं कि इसमें आपके कुमार गुप्त, उनकी राजमहिषी और उनके पुत्र को दिखाया गया है। तो भिन्न भिन्न व्याख्याएं हैं, लेकिन हम इतना जाने कि इस पर 3 आकृतियां बनी हुई हैं। गजारोही प्रकार के सिक्कों में वो गज पर बैठे हुए, गज की सवारी करते हुए दिखाया गया है। मुख्य पृष्ठ पर गज पर बैठे हुए कुमार गुप्त को दिखाया गया है। तो ये कुमार गुप्त के सिक्के हैं। फर्स्ट टाइम नहीं जीता है। आपने समुद्रगुप्त में देखा था, समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें जो पर्यंत राजाओं यानी सीमावर्ती राजाओं का, उत्तर पूर्व के सीमावर्ती राजाओं का जो उल्लेख हुआ है, राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो उत्तर पूर्व के सीमावर्ती राज्यों का जो उल्लेख हुआ है, तो उन राज्यों में आपने कौन कौन से राज्य देखे थे? उसमें कुछ राज्य थे जो बंगाल और असम के थे। कामरूप था, कामरूप असम का केंद्रीय भाग है। तो कामरूप की विजय समुद्रगुप्त ने ही की हुई है। हो सकता है कि इस समय विद्रोह हुए हों, जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भी हुए थे, तो उस विद्रोह का इन्होंने दमन किया हो, इसलिए या यह सिक्का उस क्षेत्र में चलाने के लिए जारी किया हो। देखिए, ये सिक्कों से एक तरह से विभिन्न सिक्के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चलाने के लिए जारी किए जाते थे। इसका एक ही आज के संदर्भ में अगर राजनीतिक निहितार्थ उसका देखें तो उसका एक ही निहितार्थ हो सकता है कि उस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। जैसे आजकल भी राजा या आजकल जो विभिन्न राजनेता हैं वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ की, जैसे असम में गए तो कुछ असमिया 2-4 शब्द संबोधन कर दिए, 2-4 लाइन असमिया में बोल दिए, या उड़ीसा में है उड़िया में बोल दिए, तो वहाँ की लोगों की जो भावनात्मक जो आकांक्षा है वो तृप्त हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ ये राजा भी कर रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। उस क्षेत्र की जो पहचान है उसको अपने सिक्के पर इंगित कर रहे हैं और उस क्षेत्र में उन्हें चलवा रहे हैं। तो वहाँ एक तरह से उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति को तुष्ट करने का यह एक उपाय रहा होगा उस समय भी। और दूसरा आप देखें, इस थोड़ा सा जो स्वार्थ भावना है, राजनीतिक स्वार्थ भावना है, इससे हटके अगर देखें तो इससे हटके जो इसकी व्याख्या हो सकती है वो ये है कि इन सिक्कों से विभिन्न जो कल्चर थे भारतीय संस्कृति के जो विभिन्न अंग थे वो अंग भी प्रतिबिंबित हो जाते थे इन सिक्कों से। ठीक। तो उसकी बातें, जब ये सब बातें आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी बातें मेंस वाले क्लासेस में। तो ये अप्रतिघ, ये जो है 3 आकृतियाँ, गजारोही ये 3 आकृतियाँ, तो इतने प्रकार के सिक्के इनके। यहाँ जो व्याघ्र निहंता और सिंह निहंता सिक्के देखे हैं आपने, व्याघ्रहंता सिक्का आपने एक जगह और देखा है, वो समुद्रगुप्त का है, और सिंह निहंता सिक्का आपने देखा है इसके पहले चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो ये दोनों प्रकार के सिक्के भी इनके द्वारा भी चलवाए गए थे। अब अस्कंदगुप्त के जो सिक्के हैं, ये एक ही सिक्का इनका स्वर्ण सिक्का मिलता है, लक्ष्मी प्रकार का सिक्का, लक्ष्मी प्रकार का सिक्का। आपने देखा था कि इनके 2 अभिलेखों में लक्ष्मी से संबंधित कुछ चर्चा की गई थी। एक तो आपका इनका भीतरी लेख था और एक आपका इनका जूनागढ़ अभिलेख था। तो दोनों अभिलेखों में लक्ष्मी संबंधी कुछ चर्चाएं की गई हैं। एक में कहा गया है, भीतरी में क्या कहा गया था? भीतरी में कहा गया था कि कुमार गुप्त के निधन के पश्चात राज लक्ष्मी चंचल हो गई थी।
और जूनागढ़ में क्या कहा गया है? जूनागढ़ में कहा गया है कि सभी राजकुमारों को छोड़कर लक्ष्मी ने स्कंदगुप्त को वरण किया। तो यहाँ लक्ष्मी स्कंदगुप्त को कुछ देते हुए दिखाई गई हैं। इस सिक्के पर लक्ष्मी स्कंदगुप्त को कुछ देते हुए दिखाई गई हैं, इसीलिए इसे लक्ष्मी प्रकार का सिक्का बोला गया है। ठीक। अब जो चांदी के सिक्के हैं, तो चांदी के सिक्कों के संदर्भ में ये सिक्के के प्रकार पूछे जाते हैं बार बार। तो जो कॉमन प्रकार हैं उन कॉमन प्रकारों को भी अभी एक जगह करा देंगे, लेकिन अभी इन सिक्कों को देखिए। चांदी के जो सिक्के हैं, सबसे पहला चांदी का सिक्का किसने जारी किया? सबसे पहले गुप्त वंश में चांदी का सिक्का जारी करने वाला कौन शासक है? आलोक सर भी हैं क्लास में, लग रहा है, जहाँ भी हैं। तो चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया? सबसे पहले चांदी का सिक्का गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे पहले चांदी का सिक्का जारी करने वाला शासक है। कुछ लोगों का मानना है कि चंद्रगुप्त प्रथम के भी कुछ चांदी के सिक्के मिले हैं, लेकिन अभी इतिहासकारों द्वारा वह मान्य नहीं है। अभी जो मान्य है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, पहला गुप्त वंशी शासक है जिसने चांदी के सिक्कों को जारी किया। और यह सिक्का कहाँ के लिए जारी किया? यह सिक्का जो जारी किया वो पश्चिमी क्षेत्र के लिए जारी किया। जब शकों पर इसने विजय की, तब शकों के चांदी के जो सिक्के थे उसी के अनुकरण पर इसने पश्चिमी क्षेत्र में जारी करने के लिए, पश्चिमी क्षेत्र में चलाने के लिए चांदी के सिक्के जारी किए। तो चांदी का सिक्का सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वारा जारी किया गया, और यह पश्चिमी क्षेत्र में चलाने के लिए, पश्चिमी क्षेत्र में। और ये सिक्के किसके अनुकरण पे हैं? शकों के चांदी के सिक्कों के, शकों के चांदी के सिक्कों के अनुकरण पर ये सिक्के चलाए गए। ठीक। शकों के चांदी के सिक्कों के अनुकरण पर ये सिक्के चलाए गए। दूसरा जो शासक है कुमारगुप्त है, जिसने चांदी के सिक्के चलाए। यह पहला गुप्त वंशी शासक है जिसने मध्य भारत में चांदी का सिक्का चलाया। मध्य भारत में चांदी का सिक्का चलाने वाला पहला गुप्त वंशी शासक है। तो इसके चांदी के सिक्के दो प्रकार के मिलते हैं, एक मध्य भारत में चलाने के लिए और एक पश्चिमी भारत में चलाने के लिए। इसका जो सिक्का है, इस सिक्के पर गरुड़ की जगह, इनके सिक्कों पर गरुड़ की आकृति है, इसके सिक्कों पर गरुड़ की जगह मोर की आकृति है। मयूर पंख फैलाए हुए दिखाया गया है इस सिक्के पर। तो इस सिक्के पर मयूर की आकृति है और वह पंख फैलाए हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त कुमारगुप्त के बाद चांदी का सिक्का जिसने जारी किया वो स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त के विभिन्न चांदी के सिक्के मिलते हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चलाने के लिए जारी किए गए थे। जैसे जो भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, चल रहा है, तो जो भिन्न भिन्न सिक्के हैं, अभी देखिए पावर कट हो गया और बड़ा ही जो है अनियमित चल रहा है ये सब बिजली का जो सिस्टम है। हो सकता है, उम्मीद करिए कि एक दो दिन में सही हो जाए। तो जो स्कंदगुप्त की बात हो रही थी, स्कंदगुप्त ने भी चांदी के सिक्के चलाए और विभिन्न प्रकार के चांदी के इनके सिक्के मिलते हैं। इन सिक्कों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के सिक्के थे। जैसे इनका वेदी प्रकार का सिक्का मिलता है, नंदी प्रकार का सिक्का मिलता है, गरुड़ प्रकार का सिक्का मिलता है। 3 प्रकार के इनके सिक्के बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो जो वेदी प्रकार का सिक्का है वह मध्य भारत में, आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? तो आप लोगों का जो वेदी प्रकार का जो सिक्का है वो मध्य भारत में चलाने के लिए जारी किया गया था। और नंदी प्रकार का जो सिक्का गरुड़ प्रकार का जो सिक्का है वह आपको पश्चिमी भारत में चलाने के लिए जारी किया गया था। और जो नंदी प्रकार का सिक्का है यह जारी किया गया था काठीवाड़ा क्षेत्र में चलाने के लिए।
तो स्कंदगुप्त के ये विभिन्न सिक्के जो 3 सिक्के हैं, इन 3 सिक्कों के क्षेत्रों को ध्यान रखिएगा। बेदी प्रकार का सिक्का मध्य भारत के लिए है, गरुड़ प्रकार का सिक्का पश्चिमी भारत के लिए है और नंदी प्रकार का सिक्का आपका काठीवाड़ा क्षेत्र के लिए है। ठीक, अब 2 अंतिम शासक है। तो अभी हम लोग जो है अभी 2-4-5 मिनट हम लोग देख लें, अगर लाइट आ जाए तो इसको कंटिन्यू रखें। ठीक, तो जो नंदी प्रकार का सिक्का है, आपने स्कंदगुप्त की जो बातें स्कंदगुप्त की जो बातें हो रही थी, तो उसमें हम लोगों ने 3 प्रकार के सिक्के देखे। अंतिम गुप्त शासक जिसने चांदी का सिक्का चलाया वह है बुधगुप्त, यानी चांदी के सिक्के चलाने वाले गुप्त वंश के 4 शासक हैं। वह है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और बुधगुप्त। ठीक, तांबे के जो सिक्के हैं, तांबे के सिक्के गुप्त काल के कम मिले हैं। इतिहासकारों का मानना है कि हो सकता है कि ये सिक्के बहुत जल्दी इनमें जंग लग जाते हों, तो हो सकता हो नष्ट हो गए हों, लेकिन कुछ सिक्के तो मिले हैं। तो वह नष्ट वाला जो कारण है, यह ठीक है, कारण है एक नष्ट वाला, लेकिन सर्वाधिक सिक्के अगर होते तो इतने नहीं नष्ट हुए होते, क्योंकि तांबे के सिक्के का अधिक पाया जाना इस बात को इंगित करता है कि सामान्य जनजीवन में, सामान्य लोगों के बीच जो क्रय विक्रय हो रहा था उसमें सिक्कों का प्रयोग होता था। यानी जो आंतरिक व्यापार है, स्थानीय व्यापार है, आंतरिक और स्थानीय व्यापार की उन्नति इन छोटे सिक्कों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर छोटे सिक्के अधिक हैं तो आंतरिक व्यापार जो है वह अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ नहीं है, कम है, इसलिए ये माना जाता है कि आंतरिक व्यापार संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली से चलता होगा, या जैसा कि फाहियान कहता है कि कौड़ियों का प्रयोग होता था। कौड़ियों का प्रयोग यहाँ होता था। कौड़ी क्या होती है? कौड़ी जो है समुद्र से एक सीपी मिलती है, सीपी जैसा एक जंतु का, एक समुद्री जंतु का ऊपर का आवरण होता है। वह जो है आपका जो आकार होता है, वह आकार लाइट आएगी तो बता देंगे या फिर कल उसकी बात होगी। तो वह उसको क्या माना जाता है भारतीय परंपरा में, और जो सनातन परंपरा है उसमें उसे बड़ा समृद्धि का सूचक माना जाता है। तो लोग आज भी उसे अपने तिजोरियों वगैरह में रखते हैं। तो वह प्रचलन में था। दरअसल वह दक्षिण पूर्व एशियाई कुछ देशों से पाया जाता है। तो उसमें भी कुछ जो बहुत ही दुर्लभ प्रजाति होती है, तो उन दुर्लभ प्रजातियों को ही चलाया जाता है, उनकी नकल नहीं की जा सकती थी। तो उसमें भी यह ध्यान रखा गया था कि इनका नकल नहीं किया जा सके। तो कौड़ी इस रूप में सिक्के का कार्य करती थी। सिक्का विशेषता होता क्या है? सिक्के या मुद्रा की जो परिभाषा दें तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वह वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य कर सके। तो वह वस्तु आवश्यक नहीं कि सोना ही हो। जैसे आज का रुपया जो चलता है, आज का जो सिक्के चलते हैं, तो रुपये आपकी 500 रुपये की नोट या 2000 रुपये की नोट की कीमत कितनी है, उसके कागज़ की कीमत कितनी है, लेकिन रिजर्व बैंक ने उस पर क्या किया हुआ है, गारंटी दे रखी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर कहते हैं कि मैं धारक को इतना 2000 रुपया अदा करने का वादा करता हूँ। यानी जब वो ले जाएगा बैंक में तो 2000 के बराबर उसे वस्तु मिल जाएगी। तो सरकार के गारंटी पे ये सिक्के चलते हैं। तो उस समय ये मान्य थे कौड़ी, तो कौड़ियों के रूप में लेन देन होता था। जो तांबे के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के कुमारगुप्त के बाद देखने को नहीं मिलते हैं। तांबे के सिक्के आपके समुद्रगुप्त के मिले हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के मिले हैं, कुमारगुप्त के मिले हैं, लेकिन उसके बाद देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद के सिक्के नहीं मिले हैं। तो ये मान लिया जाए कि कुमारगुप्त के बाद तांबे के सिक्के नहीं चले। जो गुप्तकालीन सिक्के हैं, जो स्वर्ण सिक्का है, यह स्वर्ण सिक्का पहले जो चलाया गया था वह किस मानक के आधार पर चलाया गया था? कुषाणों के जो स्वर्ण सिक्के थे उसी मानक के आधार पर चलाया गया था। समुद्रगुप्त का जो स्वर्ण सिक्का है वह भार में 112 से 118 ग्रेन के बीच उसका भार था। 112 से 100, चलिए लाइट आ गई। और तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो
लाइट आ गई, अब अंधेरा नहीं है, अब जो है उजाला हो जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार, 2 मिनट और करिए आप लोग, और इसके लिए बीच में व्यवधान के लिए खेद है। तो यह जो सिक्के हैं, स्वर्ण सिक्का समुद्रगुप्त का जो है वो कितने ग्रेन का है? 112 से 118 ग्रेन के बीच समुद्रगुप्त का स्वर्ण सिक्का था। और जो चंद्रगुप्त के स्वर्ण सिक्के हैं, चंद्रगुप्त के जो स्वर्ण सिक्के हैं 121 ग्रेन, 125 ग्रेन, 132 ग्रेन, 3 भारों के। तो समुद्रगुप्त का जो सिक्का है, यह जो कौड़ी की बात हो रही थी, कौड़ी जिसका उल्लेख कौन करता है? जिसका उल्लेख करता है फाहियान। फाहियान कहता है कि यहाँ कौड़ियों के रूप में, विनिमय का माध्यम के रूप में कौड़ियाँ थी। तो कौड़ी जो होती है, ये आप देखते होंगे इस तरह की आकृति आपकी कौड़ी की होती है। तो इस प्रकार की आकृतियाँ कौड़ियों की होती है। कौड़ी पे कभी आपको कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, जीएस में कभी इस पे बात होगी। ठीक, तो यहाँ आपने क्या देखा, हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे समुद्रगुप्त के भार की, सिक्कों के, स्वर्ण सिक्कों के भार की। तो 112 से 118 ग्रेन तक के समुद्रगुप्त के स्वर्ण सिक्के हैं। चंद्रगुप्त के जो स्वर्ण सिक्के हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो स्वर्ण सिक्के हैं, इनका जो वजन है 121, 125, 132 ग्रेन के इनके सिक्के हैं। ठीक, 125, 121, 132, 132 ग्रेन वाले बहुत कम सिक्के हैं। इसके बाद जो 128-30 लगभग जो सामान्य अनुपात है वो कुमारगुप्त का भी है। स्कंदगुप्त का सिक्का बार बार पूछा जाता है क्योंकि यह सबसे अधिक भार वाला सिक्का है, 144 ग्रेन। तो 111 ग्रेन, 111 और 12 ग्रेन के सिक्के जो है कुषाणों के सिक्के थे, और उन्हीं के अनुकरण पर गुप्तों ने यह सिक्का जारी किया था। तो यहाँ तो उसको फॉलो किया गया, लेकिन इसके बाद भार, सिक्के के भार बढ़ते गए। तो क्या सिक्कों के भार बढ़ते जाने का मतलब क्या था? सिक्कों के भार भले ही बढ़ते गए, लेकिन उसमें जो शुद्ध सोना की मात्रा थी वो घटती गई। यहाँ तक चंद्रगुप्त तक 80% से ऊपर सोने, जो सिक्का था उसमें सोना होता था। यहाँ तक आते आते वो कुमारगुप्त तक 70% हो गया। यहाँ तक आते आते वो और कम हो गया, और बुधगुप्त तक तो आते आते 40% हो गया। यानी सिक्के में जो सोने की मात्रा थी वो सिर्फ 40% रह गई। यानी सिक्के क्या हैं? ये सिक्के खोटे सिक्के बोले जाएंगे। यही सिक्के खोटे सिक्के बोले जाते हैं, यानी जिसमें कहा तो स्वर्ण सिक्का जा रहा है लेकिन उसमें सोने की मात्रा कम हो गई। तो यह किस चीज़ को इंगित कर रहा है? यह आर्थिक अवनति को इंगित कर रहा है। गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति को, गुप्तकालीन जो आर्थिक काल है उसको 2 भाग में बांटा जाता है। एक भाग आपका चंद्रगुप्त द्वितीय तक या कुमारगुप्त के प्रारंभिक कुछ वर्षों तक, दूसरा भाग कुमारगुप्त के प्रारंभिक वर्षों के बाद से अवनति काल तक। तो यह जो पहला भाग है इसमें व्यापार वाणिज्य समुन्नति अवस्था में देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें धीरे धीरे ह्रास होने लगा। कुमारगुप्त प्रथम का एक अभिलेख, मंदसौर अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में हम लोगों ने चर्चा की थी कि इस अभिलेख में तंतुआय श्रेणी का उल्लेख हुआ है, जो लाट विषय को छोड़कर आकर मंदसौर में बसी हैं। लाट गुजरात का क्षेत्र है, तो वहाँ ये श्रेणी रहती थी, वहाँ ये रेशम के वस्त्रों का व्यापार करती थी। संभवतः यह व्यापार मंदा हो गया, इसलिए यह छोड़कर आ गई मंदसौर में, लाट को छोड़कर मंदसौर में आ गई। तो यह, इसको इतिहासकार एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति की जो अवनति हो रही है उसके संदर्भ में। हम लोगों ने देखा था क्या कि रोम जो साम्राज्य था, रोम से व्यापार भारत का पहले से ही हो रहा था। रोम से व्यापार जो हो रहा था उसमें आपने कुषाण काल के भी समय में देखा था कि जो सिल्क रूट था उस पर अधिकार था।
कनिष्का या कुषाणों का, यहाँ उस सिल्क रूट पर अधिकार नहीं है गुप्तों का। तो वह नियंत्रण जो था वह हाथ से निकल गया। दूसरी बात, हम लोगों ने ये भी हूणों के समय में देखा था कि हूण शासक दो दिशाओं में गए, एक पश्चिम की तरफ गए और रोज रोम साम्राज्य का विध्वंस कर डाले। तो रोम के साथ जो व्यापार होता था उस साम्राज्य में ही विभाजन हो गया और वहाँ राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। तो निश्चित रूप से वहाँ व्यापार कम हुआ होगा, वहाँ से जो रोम का व्यापार था उसमें कमी आई होगी। और पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं इस व्यापार से प्रभावित हुए होंगे, और यह श्रेणी लाट में गुजरात में है तो निश्चित रूप से यह भी प्रभावित हुई होगी, इसलिए यह पूरब की ओर आई। और हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल के इस काल में आकर दक्षिण पूर्व, अब यह रोम से व्यापार कम हो गया तो अब व्यापार की दिशा किधर हुई? अब यह दिशा हो गई चीन, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तरफ। तो निश्चित रूप से यह श्रेणी भी इस व्यापार का लाभ लेने के लिए पूरब की ओर आई होगी। तो ऐसी बात यहाँ कही जा सकती है। तो अवनति काल में सिक्के के भार बढ़े लेकिन सोने की मात्रा घटती गई, यानी सिक्के खोटे होते गए। कुमारगुप्त के समय में एक सिक्का मिलता है चांदी का, और उसमें तांबे के सिक्के पर चांदी की खोल लगाई गई है। कुमारगुप्त का एक सिक्का मिलता है चांदी का। कुमारगुप्त के चांदी के सिक्कों पर क्या किया गया है? तांबे पर चांदी की खोल लगाई गई है, चांदी की खोल लगाई गई है। तो इस तरह की अब नौबत आ गई। इसका एक कारण यह भी था कि भारत में चांदी की उपलब्धता कम थी। हम लोगों ने, जब हम लोग शिल्प उद्योग देख रहे थे तो उसमें यह देखा गया था कि विभिन्न धातुओं के विभिन्न वस्तुओं और उनकी खानों का उल्लेख हुआ है, लेकिन चांदी की खान का उल्लेख गुप्त काल में कहीं नहीं हुआ है। यानी यहाँ चांदी खान से नहीं निकाली जाती थी, यानी यहाँ चांदी की खानें नहीं थी। चांदी जो आयात होती थी वो आपकी अफगानिस्तान से और श्रीलंका से आती थी। तो चांदी की कमी थी, इसलिए भी संभवतः ऐसा किया गया। तो चांदी के सिक्के किसके किसके मिले हैं? चांदी के सिक्के जो मिले हैं उनके नाम ध्यान रखिए। आपके चंद्रगुप्त से लेकर कहाँ तक? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, अस्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त। बस यहीं तक चांदी के सिक्के हैं। तांबे के जो सिक्के हैं, तांबे के सिक्के आपके तांबे के सिक्के मिले हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, कुमारगुप्त। बस इसके आगे तांबे के सिक्के नहीं मिलते हैं। कुमारगुप्त तक तांबे के सिक्के मिलते हैं। तो अधिक से अधिक आप इन चार नामों को तांबे के सिक्के के रूप में उल्लेख कर सकते हैं। अब यह जो सोने, चांदी और तांबे के सिक्के हैं, इनमें अनुपात क्या है? आपने कल जो बात हुई थी कि सोने के सिक्के को क्या कहा जा रहा है? सोने का जो सिक्का है गुप्त काल का, वह 3 प्रकार का है ना। 3 प्रकार क्या? 4 प्रकार का है। सोना आपका दूसरा, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और एक मिश्रित सिक्का था जिसे दरब बोला जाता था। यह तांबे और चांदी का मिश्रित सिक्का था, जैसा कि कुमारगुप्त वाला सिक्का दिखा था। यह सोने का सिक्का बोला जा रहा है दिनार। कुषाणों से ही यह नाम प्रचलित है, बीम कटफिशर्स के समय से ही। चांदी का सिक्का रूपक या रूप्यक या रूप्य, ये इन नामों से इसे जाना जा रहा है। तांबे का जो सिक्का है यह माशक नाम से जाना जा रहा है। यह जो मिश्रित सिक्का है दरब नाम से जाना जा रहा है। ठीक, तो सोने का सिक्का
दिनार चांदी का सिक्का, रूपक रुपये के रूप्य, तांबे का सिक्का माशक, और यह तांबे और चांदी का जो मिश्रण था यह दरब नाम से जाना जाता था। तो विनिमय के ये माध्यम थे। और विनिमय का एक माध्यम जो फायान कहता है वो क्या है? कौड़ी है। फायान जो माध्यम कहता है वह कौड़ी कहता है। तो इतने माध्यम देखने को मिलते हैं। अब यह जो दिनार है, जो वैग्राम अभिलेख में जो पता लगता है कि वैग्राम अभिलेख के अनुसार क्या पता लगता है? वैग्राम अभिलेख के अनुसार जो पता लगता है वो ये पता लगता है कि यह जो सिक्का है आपका दिनार और रूपक, इनमें अनुपात जो है 16 रूपक बराबर 1 दिनार। यह अनुपात वैग्राम लेख के अनुसार 16 रूपक बराबर 1 दिनार, यानी 1 दिनार देकर आप 16 रूपक ले सकते हैं या 16 रूपक देकर 1 दिनार ले सकते हैं। दोनों की कीमत बराबर है। 16 रूपक से कोई वस्तु खरीद सकते हैं, उसी को आप 1 दिनार देकर खरीद सकते हैं। यानी 500 रुपये का नोट देके खरीदें या 10 50-50 वाली नोट देके खरीदें। तो ये बात वैग्राम अभिलेख से पता लगती है। नारद और बृहस्पति ने भी कुछ बातें बताई हैं। नारद और बृहस्पति भी कुछ अनुपात बताते हैं। हालांकि वो मूल रूप से सिक्कों संबंधी अनुपात नहीं लगते हैं, वो भार और सिक्कों का मिश्रित स्वरूप लगता है। फिर भी यह अनुपात नारद बृहस्पति द्वारा बताए गए हैं। तो अगर इस नाम से पूछे जाते हैं या इस जिन जिन नामों का इसमें उल्लेख हुआ है उन नामों के अनुपात की अगर बात की जाती है तो वही हमको मानना पड़ेगा, नारद और बृहस्पति वाला। ये कहते हैं कि 48 कांकड़ी बराबर 1 मास। 48 कांकड़ी बराबर 1 मास। 20 मास, इसी को पण भी बोलते हैं, 20 मास बराबर 1 चांदी का करसापण। चांदी का करसापण। करसापण नामक सिक्का पहले से ही 2 अर्थों में इसका प्रयोग होता था, चांदी के भी संदर्भ में और सोने के भी संदर्भ में, तांबे के भी संदर्भ में। तो ये कहते हैं कि 1 चांदी का करसापण। अब यही कहते हैं कि यह जो चांदी का करसापण है यह 4 करसापण बराबर 1 घानक। 12 घानक बराबर 1 सुवर्ण। स्वर्ण या इसो को स्वर्ण सिक्का को सुवर्ण बोला गया है, तो सुवर्ण सिक्का या स्वर्ण सिक्का। ठीक। और यह जो 4 स्वर्ण सिक्का है यही आपका क्या होता था? 1 निश के बराबर होता था। यह 4 जो स्वर्ण सिक्का है यही 1 निश के बराबर होता था। तो इस अनुपात को आप ध्यान रखें कि 48 कांकड़ी में 1 मास या माशक होता था। माशक आपका तांबे का सिक्का है, ये कांकड़ी भी इससे छोटा सिक्का है, तो ये भी आपका तांबे का सिक्का है। ये 20 तांबे के सिक्के बराबर 1 चांदी का कसार्पण होता था। 4 कसार्पण 1 घानक के बराबर होता था और 12 घानक 1 स्वर्ण या स्वर्ण सिक्का के बराबर होता था और 4 स्वर्ण सिक्का 1 निष्क के बराबर होता था। तो निष्क नामक जो सिक्का है, निष्क नाम से जो प्रयोग किया जा रहा है, यह इस समय यहाँ सिक्के के रूप में प्रयोग हो रहा है। इस नाम को सबसे पहले हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में देखा था, ऋग्वेद में देखा था। वहाँ यह गले के हार के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, सोने का ही था। तो ये अनुपात ध्यान रखिएगा। अब कुछ ऐसे कॉमन प्रकार हैं जो कई शासकों के, कुछ कॉमन प्रकार हैं जो कई शासकों के हैं। जैसे आपका उत्पातक प्रकार का जो सिक्का है, स्टैंडर्ड प्रकार का जो सिक्का, स्टैंडर्ड टाइप बोला जाता है इसे,
स्टैंडर्ड टाइप का ये सिक्का, यह समुद्रगुप्त का है और चंद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। ठीक, हम लोगों ने अश्वरोही तो लगभग सबके, हम लोगों ने एक सिक्का देखा था आपको चंद्रगुप्त वाला, कौन सा? सिंह निहंता। सिंह निहंता यह किसका किसका था? चंद्रगुप्त का है और है ये कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त का, चंद्रगुप्त का भी है यह और कुमारगुप्त का भी है। अश्वमेघ प्रकार का जो सिक्का है, अश्वमेघ प्रकार का जो सिक्का है, यह आपका एक तो समुद्रगुप्त का है और एक कुमारगुप्त का भी है। ठीक, अश्वमेघ प्रकार दोनों लोगों का मिलता है, चंद्रगुप्त भी और कुमारगुप्त भी। ऐसे ही राजा रानी प्रकार का सिक्का, जिसमें राजा रानी दोनों की आकृतियां बनी हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम का माना जाता है। आपका कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक, तो ये ध्वज वाहक प्रकार का सिक्का जो है, वह सिर्फ ध्वज वाहक प्रकार का जो सिक्का है, यह सिर्फ समुद्रगुप्त का है। सिर्फ समुद्रगुप्त का ध्वजवाहक प्रकार का सिक्का। पर्यंक प्रकार का जो सिक्का है वह आप देख रहे हैं कि वह सिर्फ चंद्रगुप्त द्वितीय का सिक्का है। तो इस प्रकार इन कुछ सिक्कों को आप ध्यान रखें, विशेषकर यह स्टैंडर्ड टाइप जो सिक्का है समुद्रगुप्त का और चंद्रगुप्त का माना जाता है। यह जो सिंह निहंता सिक्के हैं चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों के मिलते हैं। इसी प्रकार व्याघ्र निहंता, व्याघ्र हंता प्रकार का जो सिक्का है, यह आपका समुद्रगुप्त का और किसका है? और कुमारगुप्त का। ठीक, तो व्याघ्र हंता दो लोगों के हैं, सिंह निहंता दो लोगों के हैं, और अश्वमेघ प्रकार आपका ये भी दो है, समुद्रगुप्त का और कुमारगुप्त का। यही दो लोग अश्वमेघ यज्ञ किए थे, इसलिए इन्हीं के ये सिक्के हैं। राजा रानी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ध्वजवाहक प्रकार का सिक्का सिर्फ समुद्रगुप्त का। तो यहाँ तक सिक्कों में कोई समस्या? ठीक है यहाँ तक? तो सिक्कों की ये जो बातें हो रही हैं, तो इन सिक्कों को आप एक बार पुनः रिवाइज करें। समुद्रगुप्त के स्वर्ण सिक्के कितने प्रकार के हैं? समुद्रगुप्त के जो स्वर्ण सिक्के हैं वो है आपका अश्वमेघ प्रकार का सिक्का, वीणावादन प्रकार का सिक्का, व्याघ्र हंता प्रकार का सिक्का, और आपने गरुण प्रकार का सिक्का देखा उनका, और आपने धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। तो ये 6 प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त के हैं। 6 प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त के स्वर्ण सिक्के हैं। तो वो हैं आपका व्याघ्र निहंता या व्याघ्रहंता, वीणावादन, दूसरा आपका वीणावादन, और बताइए अश्वमेघ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार और गरुड़ प्रकार। 6 हो गए। तो 6 प्रकार के सिक्के उनके हैं। 8 प्रकार के सिक्के स्वर्ण सिक्के हम लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय के देखे। वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके, एक तो धनुर्धारी प्रकार जो सबसे ज़्यादा सिक्का मिला है, गुप्त काल का सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला सिक्का धनुर्धारी प्रकार है। लेकिन समुद्रगुप्त का सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला सिक्का वो दूसरा सिक्का है। समुद्रगुप्त का जो सिक्का है सर्वाधिक संख्या का, समुद्रगुप्त का सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला सिक्का वो कौन सा है? वो है गरुड़ प्रकार। और इसी गरुड़ प्रकार के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को क्या बताया गया है? 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों
का विजेता इसी गरुड़ प्रकार के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बताया गया है। तो सर्वाधिक संख्या में ये है। गुप्तों की गुप्त काल का सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला सिक्का वो है आपका धनुर्धारी प्रकार। धनुर्धारी प्रकार ये लगभग सबके मिले हैं। तो चंद्रगुप्त का धनुर्धारी प्रकार, सिंह निहंता प्रकार, पर्यंक प्रकार, छत्रधारी प्रकार, ध्वजधारी प्रकार, पर्यंक प्रकार और चक्र विक्रम प्रकार। पर्यंक प्रकार के 2 हैं तो उन दोनों को जोड़ देंगे तो इस तरह से ये 8 हो जाते हैं। कुमारगुप्त के जो स्वर्ण सिक्के हैं खग निहंता, खड़गधारी, गजारोही और आपका अप्रतिघ और कार्तिकेय प्रकार का सिक्का। ठीक, और उनके सिक्के स्वर्ण सिक्के आपके व्याघ्रहंता भी हैं और सिंह निहंता भी हैं। अस्कंदगुप्त का जो एक सिक्का मिला है वो लक्ष्मी प्रकार का सिक्का किसका है? अस्कंदगुप्त का है। ठीक, गुप्त शासकों की जो सबसे बड़ी निधि मिली है वो बयाना से मिली है। बयाना से सबसे बड़ी निधि मिली है, सबसे बड़ी स्वर्ण सिक्कों की निधि, स्वर्ण सिक्कों की निधि मिली है। इसमें 1800 लगभग 1800 से अधिक स्वर्ण सिक्के मिले हैं, जिसमें से 800 से अधिक, इसमें सर्वाधिक सिक्के किसके हैं? सर्वाधिक चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, और इसके बाद कुमारगुप्त के। इनके लगभग 800 से अधिक हैं चंद्रगुप्त के और इनके 600 से अधिक। ठीक, तो बयाना, राजस्थान के बयाना से सबसे बड़ी गुप्तों की सबसे बड़ी स्वर्ण सिक्कों की जो निधि मिली है, जिसमें 1800 से अधिक स्वर्ण सिक्के हैं, जिसमें सर्वाधिक चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं, उसके बाद कुमारगुप्त के हैं। और इस निधि से सर्वाधिक जो समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं वो गरुड़ प्रकार के हैं। इस निधि में समुद्रगुप्त के जो सिक्के मिले हैं तो समुद्रगुप्त के सिक्कों में सबसे ज़्यादा संख्या उसके गरुड़ प्रकार के सिक्कों की है, इसलिए कहा जाता है कि गरुड़ प्रकार के सिक्के उसने सर्वाधिक संख्या में जारी किए थे। गुप्तों की जो पहली सिक्कों की निधि है वह आपकी कालीघाट, बंगाल के कालीघाट से मिलती है, लेकिन गुप्तों की अब तक लगभग 13 निधियाँ प्राप्त हुई हैं सिक्कों की। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि और निधियाँ थीं, लेकिन लोगों ने उसे धातुओं में ढाल लिया, क्योंकि ये कालीघाट वाली जो निधि थी इसे भी ब्रिटिश जो कंपनी की सरकार थी उसने इसे सोने में ढालने का कार्य किया था। तो इस तरह से उनकी कुछ निधियाँ ऐसे नष्ट हो गई, फिर भी जो मिली हैं वो आपकी, उसमें से सबसे बड़ी निधि आपकी बयाना वाली है। ठीक, कुमारगुप्त के सिक्के आपके महाराष्ट्र से भी मिलते हैं, हालांकि उस पर अधिकार था या नहीं, क्योंकि वहाँ बकाटकों का अधिकार है, लेकिन वहाँ से सिक्के इनके मिलते हैं। तो हम लोगों ने ये जो गुप्तकालीन सिक्के देखे, गुप्तकालीन सिक्कों पर जो आपको बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है वो जो सिक्कों के प्रकार हैं स्वर्ण सिक्कों के, वह विशेषकर याद रखिएगा। अस्कंदगुप्त के जो चांदी के सिक्के हैं, 3 प्रकार के जो सिक्के आपने देखे, वेदी प्रकार, गरुड़ प्रकार, नंदी प्रकार, ये किन किन क्षेत्रों के लिए लागू किए गए हैं? स्वर्ण सिक्के और चांदी के सिक्के में अनुपात क्या है? वैग्राम अभिलेख के अनुसार वो अनुपात है, और नारद बृहस्पति का अनुपात आपने देखा ही। तो इसमें अगर ये पूछा जाए कि घानक और स्वर्ण में अनुपात क्या है या निष्क और स्वर्ण में अनुपात क्या है, तो निष्क और स्वर्ण में अनुपात प्रारंभ से ही 4 का चला आ रहा है। 4 स्वर्ण सिक्के बराबर 1 निष्क माना जाता था, यह शुरू से लेकर अब तक ये माना जा रहा है। तो सिक्कों का जो इतिहास है गुप्त काल तक, गुप्त काल का बड़ा वैभवपूर्ण इतिहास है सिक्कों का। इसके बाद भारत में सिक्कों के इतिहास में बहुत चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसके बाद जो पूर्व मध्य काल वाला काल है वह प्रतापी राजा तो दिख रहे हैं उसमें, लेकिन वह युद्धों का काल है, व्यापार वाणिज्य की अवनति का काल है, इसलिए वहाँ सिक्कों की संख्या कम होगी, स्वर्ण सिक्के दुर्लभ होंगे, कुछ राजाओं के, कुछ राजवंशों के स्वर्ण सिक्के मिलेंगे। तो अब इसमें याद रखने वाली जो बातें हमने बताई, स्वर्ण सिक्कों के प्रकार, चांदी के सिक्के जो अस्कंदगुप्त के मिले हैं,
जो मयूर प्रकार का सिक्का इनका है, चांदी का। गरुण प्रकार का, गरुण का चित्र बना हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर। कुमारगुप्त के सिक्कों पर मोर का, पंख फैलाए मोर का चित्र बना हुआ है। और सबसे सुंदर सिक्का भी इन्हीं का है। पर्यंक प्रकार का सिर्फ चंद्रगुप्त द्वितीय का सिक्का है। और उस सिक्के में एक खासियत और है कि उस सिक्के में जो पलंग बना हुआ है, पलंग पे वो बैठे हुए हैं, तो उसमें जो पलंग बना हुआ है, पलंग पर रूपाकृतियाँ बनी हुई हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। जो पलंग बना हुआ है, यानी पर्यंक यानी पलंग, पर्यंक जो कहा जा रहा है इसका मतलब है पलंग, तो इस पे रूपाकृति बनी हुई है, रूपाकृतियाँ बनी हुई हैं। ठीक, तो आज साहित्य भी टॉपिक में था, लेकिन साहित्य नहीं हो पाएगा। गुप्तकालीन साहित्य बहुत ही समृद्ध है और उसमें जो है बड़ी बड़ी महान विभूतियाँ, कालिदास, भारवी, अमर सिंह, इस तरह की विभूतियाँ उस साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य के इतिहास को भव्य बनाती हैं, या इस तरह से कहें कि वो उल्लेखनीय बनाती हैं कि उनका जिक्र आप प्राचीन इतिहास करेंगे तो करेंगे ही करेंगे। तो उनकी बातें कल, ठीक, बीच में डिस्टर्ब होने के लिए खेद है। धन्यवाद।